समस्या को देखा जा रहा है और हम देखते हैं कि इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के समय समय पर आयोजन करे हैं और आज यह आयोजन जो मिथिलेश दीक्षित जी ने इस पुस्तक मेले में किया है, यह भी उसी की एक कड़ी है जिससे कि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। जागरूकता की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 चीज़ों की है, 3R की बात बड़ी की जाती है। आप अगर देखेंगे तो 3R की बात की जाती है और गौवा खरिकवान लेंगे अहिरा दुल्हन नहीं जाए, तो सूरज नहीं निकलेगा तो हमारी दिनचर्या प्रारंभ नहीं होगी, वहाँ से प्रारंभ होती है। और सूरज पूरा हमारे बीच में आता है तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी एसी में रहने के कारण, कमरे में बंद रहने के कारण पूरा हो रही है, कई बार वहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती है। गंगा की तो किया उतराई दे पार, अपनी मानवीय संवेदना भी जुड़ी हुई है और गंगा प्रति आस्था भी जुड़ी हुई है। जेठ मास बरसाइत होए बट पूजन निकली सब होए, जेठ का महीना आया नहीं और बट प्रकृति से माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। ये प्रकृति के प्रति एक कवि की नहीं, ये हमारी जनमानस की आस्था है। तो प्रकृति के साथ में तादाद स्थापित करते अगर इस पर्यावरण को लेकर लिखी जाने वाली जो विधा है, जैसे सभी लोग लिख रहे हैं, मैं बड़ी क्षमा के साथ कहूँगा, कवि की बात भी है, निबंधों की बात, सबकी बात है। जंगल और जमीन तीनों की बात वहाँ पर सामने आती है और आप देखें कि एक लंबी श्रृंखला है, जैसे कि संजीव का उपन्यास जहाँ जहाँ शुरू होता, जंगल जहाँ शुरू होता, हम उसको बचाने अपने आने वाली पीढ़ी को देने में कहीं सफल हो पाएंगे, वरना पीढ़ी भी ढूंढेगी कि मिनरल वाटर से ही उसका गुजारा होगा, हो सकता। बहुत बहुत आभार और सारे श्रोता भाइयों को भी आभार कि उन्होंने मुझे सुना। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सवान आप उनका अभिनंदन करके हम आह्लादित होते हैं और वांछित होते हैं। अब मेरा विनय से अनुरोध है कि वो अपना सभी लोग यहाँ देखेंगे सर। अनुसार से हमेशा बाइक भी करा लेना है ना। माँ बीणा पाणी को पुनः एक बार माँ बीणा पाणी की वंदना करते हुए ये कामना करते हैं कि हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। कृष्ण सिंह जी को आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की। क्या देखिएगा सर? आप सभी श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे अध्यक्ष हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिता दुबे का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
देखिए सर सब आज के विशिष्ट अतिथि का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यही यहाँ देखिए सर अपने अतिथियों के अभिनंदन के साथ ही राम बच्चन सिंह, डॉक्टर राम बच्चन सिंह देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं और सलाहकार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रह चुके हैं। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में निदेशक तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, आप वहाँ के सचिव हैं। हिंदी सर यहाँ पे आ जाइएगा, निखिल सर यहाँ पे आइएगा। 200 से अधिक लेख आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप नंद एजुकेशनल फाउंडेशन के निदेशक हैं और साहित्यिक पत्रिका शब्दिका तथा विज्ञान पत्रिका नंद प्रसाद के संरक्षक तथा सलाहकार संपादक हैं। यहाँ देखिए सर हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभी गुप्ता भी उपस्थित हैं और मेरा अपने आयोजकों के बीच में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुषमा सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। क्षमा मैं डॉक्टर से क्षमा याचना करती हूँ। आप सभी पर्यावरण की चिंता करने के लिए बहुत समय का दबाव निरंतर रहता है, कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं होती हैं। मैं केवल डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी की बात से अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहती हूँ कि अभी आप कह रहे थे कि आज के समय में मोबाइल का प्रदूषण भी बहुत है। तो मोबाइल का प्रदूषण व्यक्तिगत प्रदूषण तो है ही, सामाजिक प्रदूषण भी है, वैचारिक प्रदूषण भी है और सबसे अधिक जो मैं एक संपादक होने के नाते पत्रिका का संपादन करती हूँ, साहित्य से जुड़ती हूँ, तो संपादक होने के नाते मैं अनुभव करती हूँ कि आज के समय में आज जो लिखा गया तत्काल बिना विचारे उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और फिर लाइक और डिसलाइक के बीच रचना भ्रमण करने लगी। इस लाइक और डिसलाइक के बीच में जब रचना भ्रमण करती है तो वैचारिक समानता हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हम अपनी निंदा सुनने के लिए जरा भी तैयार नहीं होते। हम अपनी गलतियां जानने के लिए बिल्कुल असहमत होते हैं उस व्यक्ति से जो हमारी गलतियां बताता है। तो पर्यावरण के साथ साथ हमें विचारों की शुद्धता, विचारों की सौम्यता और भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने व्यवहार की शुद्धता पर भी ध्यान देना होगा। अभी हम और कार्यक्रमों के साथ सन्नद्ध होंगे। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वत जन और सभा में बैठे सभी भाइयों और बहनों,
प्रोफेसर आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर द्विवेदी जी, डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, राम बहादुर मिश्र जी और सभी भाइयों और बहनों, यह एक ऐसा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को कई स्तर पर देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं और ये आप व्यक्तिगत और समाज के स्तर पर देख सकते हैं। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ और करीब 50-55 वर्षों से खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ा हुआ, और जो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात है उसके बारे में काफ़ी समय से, लगभग 25 वर्षों से मैं बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर शोध कार्य करता रहा हूँ। मित्रों, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान शोध संस्थान फिलीपींस से 2004 में रिटायर हुआ तो मैं एक संस्था बनाकर किसानों के साथ काम करने लगा। पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जिसको हम ईस्टर्न इंडिया कहते हैं, वहाँ के किसानों के साथ काम करने लगा और फिर हमको समझ में आया कि पूर्वांचल की खेती वर्षा आधारित खेती है, ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। और इसलिए ये क्लाइमेट चेंज के लिहाज से बहुत ही वल्नरेबल है। कभी सूखा, कभी बाढ़ और तमाम मिट्टी से जुड़ी समस्याएं जैसे ऊसर का प्रभाव पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये था कि जो ये इन्वायरमेंट, जो मतलब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का विकास किया जाए ताकि किसानों का उनसे होने वाली क्षति कम हो या न के बराबर। और दूसरा काम था कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के विषय में किसानों को जागरूक करना। मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पूर्वांचल में तमाम इलाकों में बाढ़ आती है और जो धान की खेती वहाँ होती है, धान की कोई भी प्रजाति 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर पानी में डूब गई तो मर जाएगी। ये एक समस्या थी। हम लोगों ने एक प्रजाति का विकास किया, उस प्रजाति का नाम है स्वर्णा सबवन, और इस प्रजाति को अगर आप लगा दें, बाढ़ आ जाए, 15 दिन तक अगर वो पानी में डूबी रहेगी तब भी ये नहीं मरती है। पानी जब हट जाता है तो ये फिर से ऊपर उभर आती है और बराबर उपज देती है जितना कि सामान्य प्रजातियां देती हैं। तो बाढ़ अवरोधी प्रजातियों का विकास और उसी के साथ कृषि तकनीकी का विकास। इसी तरह से सूखा है, सूखा अवरोधी प्रजातियों का विकास या ऊसर अवरोधी प्रजातियों का विकास। कहने का मतलब कि ये तमाम तकनीकी जो विषम परिस्थितियों में किसानों की क्षति को कम कर सकें, इस विधा में बहुत काम हुआ और बहुत इस पर लिखा भी गया और इसके ऊपर इस संबंध में मुझे कई पुरस्कार भी मिले, वो अलग बात है। और दूसरी बात जो थी, जैसा प्रोफेसर दीक्षित कह रहे थे, कि इस बारे में किसानों को, ग्रामीण परिवेश में रहने वालों को इसके बारे में जागरूकता फैलाना। उसके लिए 2 काम किए हमने। अब वो बात और है, किसान मेला लगता रहा या किसान गोष्ठी होती रही, प्रशिक्षण होते रहे, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक पत्रिका निकालना शुरू किया, शब्दिता के नाम से, बहुत लोग जानते होंगे। और शब्दिता में हमेशा जो संपादकीय होती थी वो इसी विषय को लेकर होती थी। फिर हमने आलेख लिखे, हमारे 2 आलेखों के संग्रह छपे। एक आलेख का संग्रह है गांव, किसान और मांग, और एक विविध आलेखों का संग्रह, उसका शीर्षक भी विविध है। पर मुझे ऐसा लगा कि ये गद्य आलेख जो लिखे जाते हैं, इसको किसान पढ़ता नहीं है। फिर उनके पास तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए,
तो मुझे घाघ और भड्डरी याद आगा। तो इसलिए क्योंकि वो कविताओं में लिखी गई थी, इसलिए वो सबकी जुबान पर चढ़ गई और सब किसानों को याद थी, और उसके आधार पर वो अपने कार्यक्रम जो करते थे, जो सावधानियां बरतनी होती थी, उसको वो बरतते थे। तो मेरे मन में आया क्यों ना अपने जो नए अनुभव हैं, क्योंकि क्या हुआ कि अब वो घाघ की कहावतें गलत साबित होने लगी हैं, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन के कारण वो जो मौसम की जो तारतम्यता थी वो टूट गई है। जो पहले हम जानते थे कि बरसात का मौसम फला तारीख से शुरू होकर फला तारीख तक जाता था, या गर्मी का मौसम का ये यहाँ से यहाँ जाता था, अब वो बात रही नहीं। मैंने 125 साल का मौसम संबंधी डेटा कलेक्ट किया, जैसे रेनफॉल का डेटा, टेम्परेचर का डेटा, ह्यूमिडिटी का डेटा, उसको मैंने एनालाइज किया है और ये पूरे पैटर्न की एनालिसिस की है नई, ताकि परिस्थिति कि मैं अपने सारे अनुभव को गीतों में लिखने लगा मैं। और मेरी एक गीत का संग्रह छपा जिसका शीर्षक है पोखर के पाँव है बिवाई। पोखर जब सूख जाता है तो आप देखते हैं कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं, वो उसी तरह से है जैसे किसान की एड़ी में जब बिवाई होती पड़ती है तो वो फट जाती है, वो दर्द करती है। तो इस शीर्षक से मैंने एक गीत संग्रह लिखा, और इस गीत संग्रह के 4 खंड हैं। एक तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर, और दूसरा जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर है, और तीसरा जो हमारी जो वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जो ह्रास हो रहा है, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उसको लेकर के, और जो चौथा खंड है वो चुनौतियों को लेकर के कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए, इस बात को लेकर के उन कविता में लिखा गया है। जैसे एक कविता है, एक सवाल है, पूछते हैं कि जाने क्यों बारिश में बारिश होती आज नहीं, लेकिन जब होती है बारिश थमती तनिक नहीं, जाने क्यों बारिश में बारिश होती आज नहीं। या जैसे आप ये जो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की बात मैं कर रहा था, एक गीत है, जैसे गूलर के फूल को एक मुहावरा प्रयोग किया गया है कि गूलर के फूल हुए पेड़ भी पलाश के, दिखते बस यहाँ वहाँ झाड़ कुछ विकास के, गूलर के फूल हुए पेड़ भी पलाश के। इस तरह के ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर जैसे गीत है कि ऐसे भला प्रदूषित पल में कैसे कोई जिए, नीलकंठ कितने जो अब जो विस्का घूंट पिए, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है कि हमने अपनी सारी बातें फिर एक गीत के रूप में लिखी, ताकि किसान उसको पढ़ेगा तो गीत आसानी से याद हो जाता है और उससे वो कुछ सीख ले सकेगा। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि इतनी सारी बातें हैं कृषि के संबंधित, कम से कम जिस पर मैं बोल सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, पर मैं भी काफ़ी देर से पहले आ गया था, बहुत देर से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी धैर्य की मतलब सराहना करता हूँ। इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं मिथिलेश जी को और इन संस्थाओं को जिन्होंने हमको आने का मौका दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण सिंह जी, अध्यक्ष महोदय इस सत्र के। आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज 2 सत्रों में पर्यावरण के ऊपर बहुत से तथ्य हमारे सामने आए हैं, और हमें विश्वास है कि हम लोग उसके ऊपर एक बार गंभीरता से विचार करेंगे और अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसको कार्यान्वित करेंगे। मात्र यहाँ पर परिचर्चा होकर नहीं रह जाएगी, वरन पर्यावरण की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। सम्मानित न करना बेमानी होगा। कर्तव्य मन से स्वागत करने का कष्ट करें डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी की। अब थोड़ा सा व्यतिक्रम करते हुए, क्योंकि हमारी जो गुरुजी हैं
उनके बच्चे की तबीयत खराब है और जो ला 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 डॉक्टर पल्लवी दीक्षित जी शिक्षा रत्न सामने देखिएगा दीदी, इधर से देखिए सम्मानित की जाएंगी। दीदी। इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर भवतोष शर्मा। हाँ माँ खबर पर है दीदी। अभी नहीं मम्मा, अभी पहुँचेंगे यहाँ से तब साहित्यकारों का आज इस मंच से सम्मान होना है। अब इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर भवतोष शर्मा। 1 नंबर पर सीधा कर लीजिए दीदी, सीधा। पर्यावरण रत्न सम्मान वैज्ञानिक उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र देहरादून अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आप विद्वान हैं डॉक्टर भवतोष शर्मा जी। डॉक्टर भवतोष शर्मा जी। भैया श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी। श्री महेंद्र प्रताप सिंह भी आज उपकृत हो रहा है। यह जो विश्व साहित्य सेवा संगठन है, विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट, माधवी फाउंडेशन भी अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा है। आपको सम्मान करके पर्यावरण रत्न सम्मान श्री महेंद्र प्रताप सिंह। तीसरे नंबर पर श्री नंद किशोर शर्मा जी। श्री नंद किशोर शर्मा जी अगर आवाज को सुन रहे हैं तो मंच पर आने का कष्ट करें। पर्यावरण रत्न सम्मान से आपको नवाजा जाएगा। नेशनल वाटर हीरो जगदूत जिनका बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में दर्ज संस्थापक नीला जहान फाउंडेशन श्री नंद किशोर शर्मा जी, तो मेरी आवाज को सुन रहे हो। श्री नंद किशोर वर्मा जी तीसरे नंबर। हाँ, श्री नंद किशोर वर्मा जी। पर्यावरण रत्न सम्मान जिन पर आज संगोष्ठी 2 सत्रों में संपन्न हुई, जिसमें देश के गणमान्य चिंतक साहित्यिक विद्वान लेखक श्री नंद किशोर वर्मा जी का सम्मान पर्यावरण रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप श्री विवेक यादव जी विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट एवं माधवी फाउंडेशन लखनऊ श्री विवेक यादव जी को सम्मानित कर अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा है। आप रुद्राक्ष मयन हैं। सुप्रसिद्ध प्रकृति संरक्षक एवं वृक्ष वाटिकाओं के निमित्त देशव्यापी अभियान के आप संचालक हैं। प्रभाध्याय श्री प्रशांत उपाध्याय जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। श्री प्रशांत उपाध्याय जी, श्री मुकेश तिवारी में श्री मुकेश तिवारी जी प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। अध्यक्ष विचार प्रवाह मीडिया एवं पत्रकारिता में आप ख्यात हैं, प्रसिद्ध समीक्षक हैं, रचनाकार हैं। इसके बाद श्री सुरेंद्र विक्रम
प्रदेश गौरव सम्मान। भैया सामने अभिनंदन करता हूँ और आज से लगभग 15 वर्ष पहले जिस मुस्कान के साथ मिला करते थे, आज वह मुस्कान जारी है। मैं अब लखनऊ में है तो और अधिक मुस्कान होना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराइए कि हम लखनऊ में हैं। और प्रोफेसर शिक्षाविद, प्रसिद्ध व्यंग्य साहित्यकार एवं बाल साहित्य के लेखक हैं, शोध विशेषज्ञ करें। आप बाल साहित्य के लेखक हैं, शोध विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं और सबसे बड़ी विशेषता है कि आप मुस्कुराते रहते हैं। अगर आपके सानिध्य में जो रहेगा वह मुस्कुराना जरूर सीख लेगा। और हम समझते हैं कि अगर हम मुस्कुराना सीख लिए तो जीवन की तमाम झंझावतों को मुस्कुराते हुए झेलने की क्षमता सीख लेंगे। इसलिए पुनः निवेदन है कि आप मुस्कुराते हुए एक बार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए। डॉक्टर वीरेंद्र यादव, प्रदेश गौरव सम्मान। डॉक्टर वीरेंद्र यादव संभवतः है नहीं। अगर आप निबंधक का प्रधान, न्यायपीठ सचिव, प्रसिद्ध कथाकार एवं नाटककार, रचनाकार, सर्वगुण संपन्न आप हैं। चौदह। इसके बाद डॉक्टर निहाल चंद्र शिवहरे तैयार रहे और हमें लगता है कि कानपुर की धन्य धन्य धरती से आप आए हैं, झांसी से। डॉक्टर निहाल चंद्र शिवहरे, प्रदेश गौरव सम्मान। पूर्व बैंक प्रबंधक, प्रसिद्ध साहित्यकार, अध्यक्ष झांसी साहित्य निधि संस्था, अध्यक्ष झांसी। विशेष लेखन, प्रसिद्ध साहित्यकार, पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं और नारी विमर्श के लिए यहाँ ख्यातिलब्ध साहित्यकार हैं। मंच उपस्थित है। यह संस्था आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। इसके बाद तैयार रहे श्री कृष्ण कुमार यादव जी। श्री कृष्ण कुमार यादव जी, प्रदेश। श्री कृष्ण कुमार यादव जी, श्री कृष्ण कुमार यादव जी अगर हूं, श्री कृष्ण कुमार यादव। श्रीमती कुसुम वर्मा, श्रीमती कुसुम वर्मा, मेरी आवाज तो सुन रही हूं। श्रीमती कुसुम वर्मा। श्री शैलेश